मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पीडीआरटीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पी ब्लॉक के बारे में कुछ डिस्कस किया था। पी ब्लॉक की हमने आयनन व्यू देखी थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखी थी, परमाणु त्रिज्या देखी थी और परमाणु आकार देखा था। उसमें हमने कुछ एक्सचेंज देखा था उसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति। नेक्स्ट है पी ब्लॉक की श्रृंखलन प्रवृत्ति। पी ब्लॉक की श्रृंखलन प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं चेन टेंडेंसी। चेन टेंडेंसी। अब आपको पता है कि चेन टेंडेंसी क्या होती है। कोई भी यहाँ पर तत्व हैं तो एक तत्व से दूसरे तत्व, दूसरे तत्व से तीसरे, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के रूप में अवस्थित होती हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? पी ब्लॉक के तत्वों की चेन या श्रृंखलन प्रवृत्ति कहलाती है। अब यहाँ पर श्रृंखलन प्रवृत्ति कौन प्रदर्शित करेगा और कौन नहीं, मैं एक बार एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर NPAS SB एंड आपका BI है, ये है। तब इसमें श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे अधिक किस में पाई जाएगी? आपको पता है कि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो यहाँ पर आकार में क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी तो आपकी यहाँ पर जेप वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर डिक्रीज होगी तो इसके जैसे जैसे अपन यहाँ पर नाइट्रोजन छोटा आकार है, इसके बाद में फॉस्फोरस का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद में आर्सेनिल का और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो आपका आकार बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि आकार बढ़ने के कारण इसमें जो बॉन्ड है वो आपका वीक बॉन्ड बन जाएगा। आपका किस प्रकार से यहाँ पर वीक बॉन्ड बन जाएगा, और वीक बॉन्ड बनने के कारण आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम होती जाती है। यहाँ पर ये बात देखें कि इस प्रकार से हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन कार्बन सिलिकॉन सल्फर सिलिकॉन और भी तत्व हैं इसमें, फॉस्फोरस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये तत्व हैं। अब आपका ये सभी तत्व क्या है? आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। आप इस प्रकार से देखें तो हाइड्रोजन, उसके बाद में आपका कार्बन है, उसके बाद में सल्फर, यानी इसी प्रकार देखो, इसमें दो यानी XX बोलते हैं यहाँ पर परमाणु की संख्या। दूसरा यहाँ पर संयोजकता। अब देखो जिसकी XX यानी परमाणु संख्या आपको अधिक रहेगी तो वो आपका श्रृंखलन प्रवृत्ति आपकी सबसे अधिक होगी। जैसे कार्बन आ गया, सल्फर, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में फॉस्फोरस और उसके बाद में आपका ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप इधर से इधर जा रहे हो तो यहाँ पर श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस होने के कारण यहाँ पर श्रृंखलन प्रवृत्ति बनती नहीं। इसके मतलब श्रृंखलन प्रवृत्ति चेन टेंडेंसी एब्सेंट होती है। उसके बाद में यहाँ का प्रकारबंध देखें तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कार्बन पर ही डिपेंड है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन, इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सल्फर S8 के रूप में रिप्रेजेंट होगा। जैसे ग्रेफाइट फुलरीन आदि प्रकार के। और यहाँ पर सिलिकॉन में आपका सिलिकेट्स बनते हैं, सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप इधर से इधर जा रहे हो यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो
तो आपकी जो श्रृंखलन प्रवृत्ति आपकी कम हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यह गया कि परमाणु संख्या बढ़ेगी, परमाणु संख्या बढ़ेगी तो आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। यानी इसमें लिखिए परमाणु संख्या बढ़ने से आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति, पी ब्लॉक की श्रृंखलन प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आइए, दूसरा पॉइंट है आपकी संयोजकता। दूसरा पॉइंट क्या है, संयोजकता। दूसरा पॉइंट है कि संयोजकता बढ़ेगी, कोई भी परमाणु या तत्व की संयोजकता आपकी बढ़ेगी, बढ़ने पर आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ये दो पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। पी ब्लॉक में श्रृंखलन प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अब किस किस में प्रेजेंट होगी आपकी, कि यहाँ पर परमाणु की संख्या बढ़ने पर श्रृंखलन प्रवृत्ति बढ़ेगी, पहला तो। दूसरा, यहाँ पर संयोजकता बढ़ने पर आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अब आपको पता है कि इसमें ये क्रम हो गया आपका इस प्रकार से, ये कि फर्स्ट में हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है तो इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति कम होती है। उसके बाद में सेकंड में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन है। आप इधर से यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अब इसके बाद में कौन कौन से तत्व आपको श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, आपके जो थर्ड वर्ग ए वर्ग के तत्व है वो बोरोन आपका श्रृंखलन प्रवृत्ति पाया जाता है। नेक्स्ट में आपका फोर्थ पॉइंट वाले में आपका है, फोर्थ ए में आपका कार्बन श्रृंखलन प्रवृत्ति पाया जाता है। उसके बाद में आप फिफ्थ में आपका नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में और फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर 6 वाले में आपका यहाँ पर 6 वाले में अलग अलग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट। 6 वाले में एक तो O3 जिसको बोलते हैं ओजोन, और 7th वाले में आपके आ गया है फ्लोरीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है, या आयोडीन भी I3 के रूप में भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर 8 वाले तत्व है, 8 वाले तत्व में आपका है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो यहाँ पर 8 वाले तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करने के कारण आपका श्रृंखलन प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। दोबारा सुन लो, आपकी जो थर्ड वर्ग के तत्व हैं बोरोन, ये श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर ऊपर वाले जो तत्व हैं उसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। उसके बाद में यहाँ पर कार्बन भी आपका श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में फिफ्थ ए वाले तत्व में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस N2 और P4 के रूप में। अब यहाँ पर फास्फोरस के रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्रेफाइड, फुलरीन एंड हीरा, ये केवल सभी श्रृंखलन प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। तो इसके भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित होगा। उसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ ए तत्व है O3 यानी ओजोन के रूप में आपका श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाएगी। उसके बाद में 7th ए यानी फ्लोरीन भी पाई जाती है, क्लोरीन भी, आयोडीन भी पाई जाती है। ये होती है आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति। आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर श्रृंखलन प्रवृत्ति पहले करने का मतलब ज़्यादा ऊपर वाले की ही तत्व की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ तक पी ब्लॉक की, ये तो आपकी श्रृंखलन प्रवृत्ति। अब नेक्स्ट आपका है पी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था है। पी ब्लॉक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, आपको पता है कि पी ब्लॉक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो चेंजेज होती है, यानी परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब है इसमें +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, यानी इसमें अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है।
अब इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला ऐड करूँ, यानी एक तत्वों की यहाँ पर मैं सारणी लिखूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB एंड BI, ये आपका है 15 वर्ग के तत्व जिसको बोलते हैं प्लीटोजन। क्या बोलोगे आप? प्लीटोजन तत्व, प्लीटोजन तत्व। अब आपको पता है कि प्लीटोजन तत्व में इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है आपका 1s2, 2s2 एंड 2p3। यहाँ पर केवल बाह्यतम कोश में ये ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है। उसके बाद में आपका फास्फोरस में आपका 3s2, 3p3। उसके बाद में आर्सेनिल में 4s2, 4p3। उसके बाद में Sb में आपका बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो 5s2 और 5p3। विस्मित में आपका 6s2 और 6p3। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है वो अधातु होती है। क्या होती हैं? अधातु। और AS और SB आपकी होती है उपधातु, उपधातु। और आपका विस्मित होती हैं आपकी धातु, जिसको बोलते हैं पूर्ण मेटल भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं टिपिकल मेटल आयन। टिपिकल मेटल आयन का मतलब होता है भंगूर। अब आपको पता है कि आपका जो नाइट्रोजन है वो हमेशा N2 की फॉर्म में रहता है, फॉस्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में रहता है। अब उपधातु का मतलब होता है कि यहाँ पर धातु के भी गुण धातु के भी गुण हो सकते हैं और उपधातु के भी गुण अधातु के भी गुण हो सकते हैं। अब आपके सभी में ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं साधारण भाषा में यहाँ पर लिखूँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को, तो आपका बनेगा यहाँ पर NS2 NP3। यहाँ पर N क्या है? यहाँ पर कोषों की संख्या है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर N कोषों की संख्या, यानी N बराबर कोषों की संख्या। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी S में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और आपके p ऑर्बिटल में अधिकतम 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब आपको या तो आप 5 इलेक्ट्रॉन को निकालो या आप 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए। या तो देखो, अब इसमें p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन को निकालो। कहने का मतलब यहाँ पर p ऑर्बिटल है अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, और आपका जो s ऑर्बिटल है वो है आपका पूर्णपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक। अब आपको पता है कि या तो ऑर्बिटल को पूरा वेकेंट कर दो, पूरा खाली कर दो, या ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दो। यानी कहने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कीजिए या इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट कर दिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं तीनों को बारी बारी की से एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रहण कर दूं। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करूं तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी -1। देखो ध्यान से सुनना है कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्धपूरित है, टोटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब आपका पूर्णपूरित होगा। p ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल में 6, d में 10 और f में आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूं
यानी ग्रहण कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में ऑक्सीकरण अवस्था, OS ऑक्सीकरण अवस्था। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो यहां पर -1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। उसके बाद में मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और वापस मैं ग्रहण कर दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, -2। एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, -3। अब आपको यहां पर कहने का मतलब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रहण किए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। सॉरी, -1, -2 और -3, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ये ऑर्बिटल है जैसे के जैसे रखो तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, यानी ये आपका है जैसे का जैसा है, यानी S में भी इलेक्ट्रॉन को कोई का आपको न तो एक्सेप्ट करना है और ना ही डोनेट करना, और p ऑर्बिटल को ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है और ना ही आपको डोनेट करना है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। अब एक कंडीशन है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। दूसरे में अपन बात करते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागने से इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति, ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति। अब आपको पता है कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, अब डोनेट करने हैं, त्याग रहे हैं, तब आपकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग बनेगी। कि आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तब आपका +1 आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो +2 आ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो यहाँ पर क्या +3 आ गया। अब ये ऑर्बिटल पूरा खाली हो गया। अब इसके बाद में S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तब एक इलेक्ट्रॉन इससे से निकालूं तो +4 और एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं तो आपका बनेगा +5। एक इस प्रकार से। अब पूरी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से होगी कि यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था आपका जो इस प्रकार का ऑर्बिटल है, यानी p ब्लॉक के एलिमेंट में आपका बाह्यतम कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, 0 भी कर सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, -1 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करिए, +2 भी कर सकते हैं और +3 भी कर सकते हैं, +4 भी और +5 भी। ये तो आपकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है p ब्लॉक की, ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था p ब्लॉक की होती है। इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। यहां पर मैं x कर दूं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को x से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को अपन का ये फॉर्मूला है x-1, सॉरी x-8 होता है ये, x-8। ये फॉर्मूले 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके p ऑर्बिटल में से कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। देखो, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को n से रिप्रेजेंट करोगे और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को क्या किससे, x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर n तो क्या है, कोषों की संख्या, यहाँ पर x है, तो आपको x, जहां x बराबर क्या होता है, बाह्यतम
कोषों की संख्या, बाह्यतम कोषों की संख्या। अब आपको पता है कि जो ये 15 विवरकीय तत्व का बाह्यतम कोष के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5 है। एस ऑर्बिटल में 2 है और पी ऑर्बिटल में क्या है, 3 है। तो टोटल कितने होंगे आपके, 5 होंगे। तब देखो कि x की वैल्यूज यहाँ पर मैंने प्लस से 5 लिख दी, यानी x बराबर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी +5। अब यहाँ पर न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यूज कितनी है, यहाँ पर +5, यानी +5, और यहाँ पर आप 8 -8 का निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -3 हो जाएगी। अब आपकी इसके बीच में +5 से -3 तक ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है। देखिए यहाँ पर +5 से -3 की ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है, तो वो आपको क्या पता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। दोबारा सुन लो इस बात को, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐड होता है। यहाँ पर मैं केवल 15 विवरक की बात की थी, तो आपने इसका बाह्यतम कोष के ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे, NH2 NP3। इसी प्रकार इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यानी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक में पूर्ण पूरित कक्षक हो गया और दूसरे में क्या है, अर्धपूरित कक्षक। या तो ऑर्बिटल को पूरा भरो या ऑर्बिटल को पूरा खाली कर दो। कहने का मतलब या तो ऑर्बिटल का यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कीजिए या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख दी थी, तो उसमें ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार की, कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन अंदर से आया, तब यहाँ पर -1 आ गया था। उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब आपका बाह्यतम कोष है, जैसा ही रखो, तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। अब आपको पता है कि 3 2 5 इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को मैं डोनेट करूं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति किस प्रकार से रहेगी। तब यहाँ पर देखोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग रिप्रेजेंट होगी, +1 +2 +3 +4 एंड +5 है, यानी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला ऐड होता है, मोस्ट फॉर्मूला। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को किससे रिप्रेजेंट करोगे, x से रिप्रेजेंट करोगे, एंड न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को आप x - 8 के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। ये दोनों फॉर्मूले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट में कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर देखो कि x क्या है, यहाँ पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आपका जो 15 विवरक का तत्व है, इसका बाह्यतम के इलेक्ट्रॉन में 5 है, तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को 8 से -8 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 5 में से -8 निकालोगे, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से रहेगी कि +5 माइनस आपके 8 है, तो आपकी क्या हो जाएगी, -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रेजेंट होगी। अब इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। मैं 1-2 का एग्जाम्पल करवा देता हूँ। यहाँ पर इधर मैं इधर साफ कर देता हूँ। एक दो का मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं 13वें वर्ग की बात करूँ, 13वें वर्ग में आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थेलियम Tl ये था। अब इसके बाह्यतम कोष में सभी में हम एक बार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की क्लास में मैंने बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन और बाह्यतम कोष दोनों लिखवाए हैं। अब यहाँ पर इसमें देखिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर इसके कितने, यहाँ पर 1s2 2s2 एंड 2p1 है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। इसका फॉर्मूला आप ऐड कीजिए कि यहाँ पर फॉर्मूला ऐड करोगे तो आपका बनेगा
N, इस प्रकार से देख लो इसको, यहां पर बनेगा N यानी 2 और इसमें भी NS2 और आपका यहां पर NP1। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी 13वें वर्ग का या आप 3rd A वर्ग के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब यही रूल्स फॉलो अपनाओ, ये क्या कि या तो इलेक्ट्रॉन को पूरा भरो या ऑर्बिटल को पूरा खाली कर दो। अब आपको पता है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर बात करें कि p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़े जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और -4 और -5। इसका मतलब है कि माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगी। अब उसके बाद में अपन के 3 इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर या है जैसे रहो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अपन डोनेट कर से, अब तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी एक तो p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ और दूसरा क्या है s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन से डोनेट करूँ। ये देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति किस प्रकार की रहेगी, तब आपकी बनेगी कि यहाँ पर +1 भी हो सकता है, +2 भी, और यहाँ पर क्या है +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित होगी। अब इसकी ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। अब आपको ये रूल्स फॉलो अपनाना है, यानी ये कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है कि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यहाँ पर टोटल 3 है, तब आपकी बन जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी +3, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी +3 ऑक्सीकरण अवस्था नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आपकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी कि यहाँ पर 3 - 8 है, तो देखो 3 - 8, तब यहाँ पर 3 में से 8 गए तो यहाँ पर कितने हैं माइनस आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो किस प्रकार से कि +3 तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी और यहाँ पर -5 आपकी क्या हो जाएगी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो +3 से आपकी -5 तक जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर बोरोन फैमिली या बोरोन परिवार के तत्व प्रदर्शित करते हैं। अब आपको इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसमें एक होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आपका बढ़ेगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोई भी तत्व देख लो, आप 13वें देख लो, 14वें या 15वें 16वें 17वें यानी 18वें वर्ग तक आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो उसका इनर्ट यानी रिएक्शन करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर अक्रिय का मतलब होता है इनर्ट, यानी रिएक्शन करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म या पेड़, और इसी को बोलते हैं इफेक्ट। आप देखो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण आपका ये जो पेयरिंग इफेक्ट है, अक्रिय युग्म प्रभाव, ये ज़्यादा फॉलो होता है। और ये पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक के एलिमेंट में सभी में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा फॉलो होता है। ये थी आपकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था पी ब्लॉक में किस प्रकार से निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है और पी ब्लॉक में इसकी महत्व क्या होती है। थैंक यू।